हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल विदिशा में। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चैप्टर जो है बोर्ड और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। मैं आपको देखो बच्चों, ये जो टर्म है जेनेटिक्स, दिस टर्म इज गिवन बाय बेटसन। बेटसन नाम के बेटसन नाम के महापुरुष द्वारा ये टर्म दिया गया था। ठीक है, अगली बात, जेनेटिक्स होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन करो व्हाट इज जेनेटिक्स, तो अपन बताएंगे कि जेनेटिक्स साइंस की एक वो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी करी जाती है। यानी इन दिस ब्रांच वी स्टडीड अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो यहाँ पे दो टर्म आ गई, फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज वेरिएशंस। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इन दो टर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है किसमें, जेनेटिक्स में। अब ये जो हेरिडिटी होता है इसका एक और नाम होता है, इसको इनहेरिटेंस भी बोल दिया जाता है। हेरिडिटी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सर ये हेरिडिटी क्या होता है। देखो, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी। तो देखना, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा अपने मदर फादर से बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। मतलब मान लो कि किसी के मदर फादर हैं, उनमें से करली हेयर है मान लो, तो जो बच्चे होंगे उनमें आपने देखा होगा करली हेयर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मदर फादर में आपने देखा होगा कि साइड में एक और फिंगर होती है, या कई बार क्या होता है जो थंब है ये भी दो होते हैं, कई बार एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लगा होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, या और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो ये वाला जो फिनोमिना है इसी को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी बोला जाता है। आई बात समझ में। दूसरा आता है वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस क्या होता है, देखो वेरिएशन का मतलब होता है जब कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उनमें जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को ही क्या बोल दिया जाता है, वेरिएशंस बोल दिया जाता है। यानी जब कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर के टाइम पे जो चेंजेस आ जाते हैं उन चेंजेस को क्या बोला जाता है, वेरिएशंस बोला जाता है। बात समझ में आ गई। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आई बात समझ में। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उनमें जो चेंजेस आते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, वेरिएशंस बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो अपने फादर हैं, उन फादर की हाइट जो है मान लो कि काफी लंबी है। ठीक है, तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि जो बच्चे या जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगी वो एज इट इज उतनी ही लंबी होंगी जितने मदर फादर है। बात समझ में आ गई। या मान लो कि मदर फादर जो है उनका फेस है, उनकी जो बनावट है क्या सेम टू सेम बच्चों में ऐसी होती है क्या, नहीं।
तो जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं उस समय जो चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस को क्या बोल दिया जाता है, वेरिएशंस बोल दिया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये दो कारणों से आ सकते हैं। जो वेरिएशंस हैं ये दो कारणों से आ सकते हैं। वो दो कारण कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर एंड सेकंड इज म्यूटेशन। तो अपन बात करते हैं आगे। ये जो वेरिएशंस होते हैं ये दो कारणों से आ सकते हैं, ठीक है। दो कारणों से आ सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो कारण? एक होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसको रिकॉम्बिनेशन भी बोल दिया जाता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले अपन क्रॉसिंग ओवर के बारे में देख लेते हैं, दूसरा होता है म्यूटेशन, उसके बारे में बाद में देखेंगे। देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है। मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होने वाला डीएनए का एक्सचेंज ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। बात समझ में आई? क्या मतलब है इसका? पहले मैं लिख देता हूं यहां पे। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ homologous chromosomes in पैकाइटीन stage of prophase first of मियोसिस फर्स्ट। मतलब मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होने वाला डीएनए का एक्सचेंज ही क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कुछ समझ में ही नहीं आया, कौन तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? तो ध्यान से देखते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। अब क्या होता है कि जिन दो क्रोमोसोम्स में थोड़ी सी सिमिलरिटी पाई जाती है उन क्रोमोसोम्स का एक पेयर बन जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम्स के कितने पेयर बन गए? बताना जरा, कितने पेयर बन गए? 23 पेयर्स बन गए, ठीक है। तो टोटल पेयर्स बन गए 23 पेयर्स। कितने पेयर बन गए टोटल? 23। अब ये जो 23 पेयर्स बने हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनको क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या हिंदी में इनको बोला जाता है समजात गुणसूत्र, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बन गए कितने? 23, ठीक है। अब देखो, तो मैं जैसे यहां पे बना दूं, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम में मैंने दो क्रोमेटिड बनाए, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये है दूसरा क्रोमोसोम, ये है दूसरा क्रोमोसोम। आई बात समझ में? और ये दोनों जो हैं वो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ गए होंगे आप? एक पेयर के दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम ये है जिसमें दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम ये है जिसमें दो क्रोमेटिड है। अब क्या होता है कि ये एक ही क्रोमोसोम के ये जो दोनों क्रोमेटिड है दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। अब होमोलोगस पेयर के ये वाले जो दोनों क्रोमोसोम है, ये वाले
या मैं बोलूं ये और ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दीज आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। आई बात समझ में? अब देखना, अपन ने बोला था क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, टेकाइटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होने वाला डीएनए का एक्सचेंज। मतलब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इनके बीच में डीएनए का एक्सचेंज होगा। मतलब ये है कि जैसे यहाँ का थोड़ा सा पार्ट जो है क्रोमोसोम का वो टूट के और यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ का थोड़ा सा पार्ट टूट के वो यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ का थोड़ा सा पार्ट टूट के इस जगह पे आ जाता है और यहाँ का थोड़ा सा पार्ट टूट के वो यहाँ चला जाता है। मतलब यहाँ का सेगमेंट इधर, इधर का इधर, ऐसे यहाँ का इधर और इधर का इधर। आई बात समझ में? तो आप जब इनको देखोगे, आप जब इनको देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, देखना। एक तो एक क्रोमोसोम ये था, ठीक है ना, दूसरा क्रोमोसोम ये था, दूसरा क्रोमोसोम ये था। आई बात समझ में? यहां का थोड़ा सा सेगमेंट टूट के यहां पे आ गया, ये आ गया थोड़ा सा सेगमेंट टूट के यहां पे, इधर का थोड़ा सा सेगमेंट टूट के यहां पे चला गया, थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे चला गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, इधर का इधर आ गया थोड़ा और इधर का इधर आ गया, ऐसे। तो आप देखोगे जब ये वाले क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है चेंज तो आएंगे थोड़े से। बात समझ में आ गई? ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में डीएनए का जो ये एक्सचेंज हो रहा है इसी को क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेशन। इसी को रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये था अपना पहला क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। तो वेरिएशन लाने में पहला रोल किसका है? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पे अपन ने बात करी थी म्यूटेशन की। म्यूटेशन या उसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या उसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। देखो, म्यूटेशन या उसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। तो दूसरे नंबर पे आता है म्यूटेशन, ठीक है। देखो म्यूटेशन का मतलब क्या है? बेसिकली सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। एक लाइन लिख रहा हूं यहां पे, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, या मैं बोल दूं सडन चेंज इन जेनेटिक कैरेक्टर्स, वो भी सही होगा। अब इसका क्या मतलब है? देखो आपका जो डीएनए होता है उसके बारे में तो खैर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा। आपका जो डीएनए होता है उसमें सीक्वेंसिंग पाई जाती है, जैसे ए जी टी, ए सी टी जी, ए जी सी टी ए, ऐसे सीक्वेंसिंग पाई जाती है। बेसिकली डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वेनिन और साइटोसिन। इन्हीं से मिलके बनता है आपका डीएनए। आई बात समझ में? एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है थाइमिन। मतलब जब एडेनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो जुड़ेगा थाइमिन के साथ, तो थाइमिन है तो वो एडेनिन के साथ जुड़ेगा। ग्वेनिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन के साथ और साइटोसिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वेनिन के साथ। ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन से बॉन्ड है? ये है एच बॉन्ड। आई बात समझ में? तो डीएनए में क्या होता है? दो धागे होते हैं, जैसे देखा होगा आपने, ये मैंने बना रखे हैं, एक ये है और एक ये है, दो धागे, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक धागा जो है, या मैं बोलूं एक स्ट्रैंड का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बना लिया। अब क्या होता है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एक और होगा, ठीक है। जैसे ए का होता है टी, जी का होता है सी,
टी का होता है ए, और ये टी जी, और ये होगा ए सी और टी, और ये होगा सी जी ए, और ये है टी। अब यहाँ डबल बॉन्ड, ये होंगे ट्रिपल बॉन्ड, डबल डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे बना दिए। अब म्यूटेशन का मतलब क्या है? सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंसिंग, मतलब ये जो बनाए अपन ने ये सीक्वेंस है डीएनए के। आई बात समझ में? इनमें अचानक से चेंज आ जाता है। अचानक से चेंज का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे ये सी है, ये मान लो गायब हो गया, यहाँ से सी यहाँ से गायब हो गया, तो आगे का सारा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। दूसरी बात है, मान लो कोई बाहर से कोई नाइट्रोजिनस बेस दूसरा आके यहाँ पे जुड़ गया, जैसे यहाँ पे मान लो कुछ और आ गया, जैसे यहाँ पे मान लो ए आ गया, ये भी हो सकता है। या मान लो कि यहाँ पे कोई चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे सी था, इसकी जगह पे मान लो जी आ जाए। समझ गए चेंज का मतलब? तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं मैं आपको, यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा है जी ए जी, जी ए जी एक सीक्वेंस लिखा है। अब क्या होता है कि एक रोग होता है, एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में ये जो जी ए जी है, इस ए की जगह पे यहाँ पे आ जाता है जी यू जी, मतलब ए की जगह पे आ जाता है यू। बात समझ में आ गई? तो डीएनए सीक्वेंसिंग में ये जो जी ए जी है, इसकी जगह पे आ जाता है जी यू जी, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया, एडेनिन की जगह पे यहाँ पे आ गया यूरेसिन। इतने से परिवर्तन से पता क्या होगा? इतने से परिवर्तन से ये होगा कि जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। आरबीसी जो होती है वो कैसी हो जाती है? सिकल शेप। सिकल शेप का मतलब होता है कुछ ऐसी, ऐसे फसल काटने वाली दराती जो आती है उसके जैसी सिकल शेप की हो जाती है आरबीसी, इतने से चेंज की वजह से। आई बात समझ में? तो ये अचानक से आया डीएनए में, इसी को बोला जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल में इसी चैप्टर में अपन एंड में भी पढ़ने वाले हैं, और जो मोलिकुलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें भी आता है। बात समझ में आ गई? तो अपन ने अभी तक क्या देखा है? देखो, अपन ने ये देखा है कि जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करी जाती है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशंस का मतलब होता है जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उस समय उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आई बात समझ में? अब चेंजेस दो कारणों की वजह से आ सकते हैं। पहला होता है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में डीएनए का जो एक्सचेंज होता है दैट इज रिकॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पे आता है वेरिएशन। वेरिएशन दो कारणों से आ सकता है, सॉरी, वेरिएशन में पहला कारण जो था वो तो रिकॉम्बिनेशन था, और दूसरा कारण था क्या? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए के सीक्वेंस में अचानक से आने वाले परिवर्तन। जब डीएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिनोटाइप भी बदल जाएगा, लक्षण भी बदल जाएंगे, और ऐसा अचानक से होता है, ठीक है ना। और ये लक्षण अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ये डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये जो जी ए जी है उसमें एडेनिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। जी ए जी का परिवर्तन हो जाता है जी यू जी में, जिसकी वजह से क्या होगा? होगा ये कि आपकी आरबीसी जो है वो सिकल शेप की हो जाएगी, ऐसे वाली। बात समझ में आ गई? इसी डिसऑर्डर को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले। आई बात समझ में? और लास्ट एक और बात बता देता हूं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, उस क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली कंटिन्यूअस वेरिएशंस आती हैं। क्रॉसिंग ओवर में कंटिन्यूअस वेरिएशन आती है। कंटिन्यूअस का मतलब हल्के 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 चेंज आते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके फादर जो थे उनकी हाइट है मान लो 5 फीट 5 इंच,
आई बात समझ में? अब उससे आप बने, आप में क्या होगा, वो हाइट मान लो 5 फीट 6 इंच हो गई, अगली जनरेशन में 5 फीट 7 इंच होगी, उससे अगली जनरेशन में थोड़ा सा और बढ़ गया। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल हल्का माइनर चेंज आता है, आता तो है लेकिन बहुत माइनर चेंज आता है। कंटिन्यूअस वेरिएशंस आती हैं, धीरे 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 अच्छे की तरफ बढ़ते जाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन जो म्यूटेशन होता है उसमें अचानक से होता है, जो कुछ होता है, जैसे मान लो अपनी जनरेशन में सब कुछ सही है, लेकिन मान लो अगली जो जनरेशन बनी, जस्ट अगली जनरेशन, उसमें मान लो कर्लिंग ऑफ टंग, जीभ जो है वो कर्ल हो गई, मुड़ गई मान लो, तो ऐसा अचानक से हुआ है अगली जनरेशन में। हो सकता है उससे अगली जनरेशन जो आए उसमें ऐसा नहीं हो, उसमें सही हो। आई बात समझ में? तो ऐसे कंटिन्यूअस वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन, और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन। आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना, उसमें अपन कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जैसे जीन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज जीन, व्हाट इज होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, व्हाट इज एलील, ठीक है ना, व्हाट इज जीनोम, व्हाट इज हेमीजाइगस, इन सब टर्म्स के बारे में वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वीडियो। बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान से देखते जाइएगा, छोटे छोटे पार्ट में अपन इसी प्रकार से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।